सर मेरे को प्रिपरेशन करते हुए 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं और ऑब्वियसली मेरी वाली शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा इजी थी। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का देखा जाए तो पॉजिटिव भी था कि इजी शिफ्ट थी, मार्क्स अच्छा है। लेकिन अगर सिलेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे मेरे लिए तो सबसे ख़राब शिफ्ट थी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी सीजीएल 2019 का रिजल्ट आया है और उसके बाद में जैसे रिजल्ट आया तो उसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है और इसलिए स्टूडेंट पर उसका क्या रिएक्शन है, उसका क्या इफेक्ट पड़ा है, तो ये हम लोग आज जानेंगे एक लाइव वीडियो के थ्रू। एक स्टूडेंट के यहाँ पर रूम में हम लोग चलते हैं तो क्या क्या उन्होंने स्टडी की है और कितने साल से वो स्टडी यहाँ पर कर रहे हैं और एसएससी के अलावा कौन कौन सी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन साथ में करते हैं। तो सीधे हम लोग चलते हैं उसके रूम पर। ठीक है, तो हम लोग जयपुर में ही किसी जगह पर हैं और एक स्टूडेंट के रूम पर मैं आया हूँ, तो चलते हैं उसी के रूम पर आप लोग। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हम स्टूडेंट के यहाँ पर रूम पे आए हैं और यहाँ पर देखिए ये स्टूडेंट है और इसका ये रूम है यहाँ पर। और ये भाई साहब यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर एक कूलर वगैरह लगा रखा है, इनकी बुक्स वगैरह हैं। तो चलो हम लोग इनसे बात करते हैं सीधे। तो देखते हैं अभी इस वक्त हम देखते हैं इनके रूम में आते हैं तो इनके स्टडी मटेरियल में क्या क्या है। तो सबसे ऊपर जो स्टूडेंट की फेवरेट बुक होती है मिरर ऑफ कॉमन एरर, आप सभी को पता है अगर जो स्टूडेंट एसएससी की तैयारी कर रहा है तो उसके पास ही सारी बुक जरूर मिलेंगी। अब उसके बाद बहुत सारे नोट्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे और चलो हम लोग इनसे पूछते हैं कि कौन कौन सी बुक ये फॉलो करते हैं और अभी क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर ये। तो देखेंगे एक बार कि अभी यहाँ पर ये एक मॉक टेस्ट लगा रहे हुए हैं यहाँ पर। चलो तो हम लोग इनसे बात करते हैं एक बार। तो पहले तो मैं इनका दे देता हूँ इंट्रोडक्शन एक बार कि मेरे YouTube चैनल पे ये मेरी बहुत सारी वीडियो भी देखते हैं और उन्होंने वहाँ पर मुझे कमेंट भी किया था, इनके जो मार्क्स थे उसके बारे में मुझे डिस्कस किया था। तो फिर मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मैंने कैसे मैंने तैयारी की और उसके बाद भी मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया, तो काफ़ी बहुत दुख होता है स्टूडेंट को। तो फिर इन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह लिए तो मैं इनके रूम पर आया। फिर तो देखते हैं, अब बातें करते हैं इनसे एक बार। तो हेलो भाई, क्या हाल है आपके? सर अच्छा हूँ, आप बताइए। बिल्कुल, तो आप तो मेरी वीडियो डेली देखते होंगे जो मैं अपडेट डालता रहता हूँ कट ऑफ की या फिर मैंने स्टडी मटेरियल वगैरह। तो कौन कौन सी बुक आप लोग फॉलो करते हैं पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आपने कौन कौन से एग्ज़ाम अभी तक दिए हैं। तो बताइए आप लोग कौन कौन से एग्ज़ाम दिए हैं अभी तक एक बार। सर मैंने एनटीपीसी का प्री का एग्ज़ाम दिया हुआ है और सीएचएसएल प्री का मेरा बाकी है अभी, और सीजीएल का भी बाकी है, उसकी तो एग्ज़ाम डेट ही नहीं आई है। और मैंने सीजीएल निकाला हुआ है प्री मेंस और अभी डिस्क्रिप्टिव का रिज़ल्ट आया था टायर 3 का, तो उसमें नहीं हो पाया मैं सेलेक्ट फाइनली। तो अभी मेरा फोकस पूरा सीएचएसएल और सीजीएल और एनटीपीसी के मेंस के ऊपर है। तो आपने अभी सीजीएल 19 का जो एग्ज़ाम दिया था तो उसके अंदर आपके आपने प्री पास कर लिया था आपने, है ना? यस हाँ सर। तो उसके बाद आपने जो मेंस दिया था, मेंस में आपका कैसा रहा था एग्ज़ाम आपका? सर मेरा एग्ज़ाम अच्छा रहा था क्योंकि किस डेट का आपका एग्ज़ाम? तो आपने सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम दिया तो किस डेट को आपका एग्ज़ाम था? क्योंकि पेपर आपका 15, 16 और 18 का हुआ था और इन तीनों शिफ्टों के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को दिखा था कि किसी शिफ्ट का पेपर तो बहुत टफ आया था और किसी शिफ्ट का पेपर बहुत आसान भी आया था। तो पहले तो बताइए आपका पेपर कौन सी शिफ्ट के अंदर था? सर ओबियसली इन तीनों शिफ्ट के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन था। तो मेरा 18 तारीख को था और मेरा पेपर इजी आया था और कंपेरेटिवली दो पेपरों के कंपैरिजन में मेरा जो तीसरी शिफ्ट थी वो इजी थी और मेरे 350 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 400। तो मार्क्स तो आपके बहुत अच्छे आए थे, 350 आपके मार्क्स आए थे। फिर भी आपका लिस्ट 3 में नाम आया था या लिस्ट 4 में नाम आया था आपका? सर मेरा नाम लिस्ट 4 में ही आया था। तो लिस्ट 4 में आपका नाम आया था। तो ये बताइए कि आपको ये तो पता होगा कि लिस्ट 4 वालों का सिलेक्शन तो बहुत रेयरली होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब से 2016 से मैं बात कर रहा हूँ, जब से आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ है तो हमारे पास में 4 लिस्ट आती हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले इंटरव्यू पोस्ट और नॉन इंटरव्यू पोस्ट आपकी होती थी। तो अब ये 2007 जब से 16 से हुआ आपका एग्ज़ाम तो इसमें आपके 4 लिस्ट आपकी निकाली जाती हैं। 4 में से आपको पता होगा कि 3 लिस्ट तक तो आपका सिलेक्शन होने के चांस रहते हैं। हालांकि 3 लिस्ट के अंदर भी जो आपकी 3rd लिस्ट होती है उसके अंदर भी सभी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट आपके लिए जाते हैं। जबकि 4th लिस्ट जो होती है उसके अंदर तो सिलेक्शन आप ये कह सकते हैं कि 19.9% तो आपका नहीं होता है। गलती से अगर वैकेंसी बढ़ जाए तो हो सकता है, लेकिन अभी तक तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी का सिलेक्शन हुआ हो लिस्ट 4 से अंदर से। तो अब लिस्ट 4 में आपका नाम तो आ गया है, फिर भी आपको एक अंदर से
फीलिंग कैसी है आपको? मतलब दुख तो हुआ होगा थोड़ा बहुत कि आपने इतनी मेहनत की। तो आप कितने साल से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, पहले ही बताइए आप लोग एक बार। सर मेरे को प्रिपरेशन करते हुए 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और ऑब्वियसली मेरी वाली शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा इजी थी। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का देखा जाए तो पॉजिटिव भी था कि इजी शिफ्ट थी, मार्क्स अच्छा है। लेकिन अगर सिलेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे मतलब मेरे लिए तो सबसे ख़राब शिफ्ट थी वो, क्योंकि इतना ज़्यादा वेरिएशन होना नहीं चाहिए। क्योंकि इससे सर सिलेक्शन पे तो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में उनके मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, आपने सही कहा बिल्कुल कि जैसे मान लीजिए अगर आपका पेपर आसान आया तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है पढ़ने वाले स्टूडेंट को। और वो क्यों होता है कि मान लीजिए एक आपका बहुत अच्छी जिसने तैयारी की है, 2-3 साल से लगातार आप लोग मेहनत कर रहे हैं सीजीएल की, तो इसमें जो आपके एक कमज़ोर स्टूडेंट है, एक एवरेज स्टूडेंट है, वो भी उसके अंदर 200 में से आपके 195 या 190 के आसपास मार्क्स लेके आ रहा है। और एक जो जिसने बहुत अच्छी तैयारी की है, काफ़ी साल से मेहनत भी कर रहा है, उसके मार्क्स भी 197 या 200 के आसपास, मतलब मैक्सिमम जो 200 नंबर ला सकता है वो। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मतलब दोनों स्टूडेंट इन्होंने बराबर कर दिए हैं, दोनों के अंदर कोई भी इन्होंने वेरिएशन नहीं रखा है इनके अंदर। तो कहीं ना कहीं ये एक पढ़ने वाले स्टूडेंट की लॉस ही है। और अगर हम बात करते हैं कि अभी तक मेरे पास मैं जितने स्टूडेंट से मिला हूँ 18 वालों से, तो उनमें से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसमें इजी स्टूडेंट और जो आपके जो मार्क्स कम आए थे आपके और जिनके ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर वेरिएशन इतना है कि आप देखेंगे कि जो शिफ्ट हुई थी आपकी 15 और 16, तो उसके अंदर स्टूडेंट के 70, 80 मार्क्स तक बढ़े हैं 15 वालों के, और 16 वालों के भी 60+ आपके मार्क्स बढ़े हैं मैथ के अंदर। तो उसके अंदर अगर आपके एवरेज मार्क्स भी आपके 150 नंबर आगे सपोज करिए आपके 15 वाली शिफ्ट के अंदर, तो 60 अगर उसके बढ़ गए तो 210 नंबर हो गए। तो सीधा सी आपको दिख रहा होगा कि आप लोग अगर स्टूडेंट है पढ़ने वाले तो आप डेफिनेटली 150 मार्क्स तो आप लोग ला सकते थे। आपके हिसाब से इसकी क्या राय है? सर देखो, मार्क्स तो प्री में क्या होता है, प्री का पेपर मेरा ना टफेस्ट शिफ्ट थी, तो उसमें सर कहीं ना कहीं स्टूडेंट नर्वस हो जाता है ना, और वो स्कोर नहीं कर पाता, और जो आते हुए जो क्वेश्चन है वो भी गलत हो जाते हैं। तो ऑल ओवर देखा जाए तो उसका स्कोर कम ही रहता है उसमें, और नॉर्मलाइजेशन में भी मार्क्स इंक्रीज होते हैं ऑब्वियसली, बट बिल्कुल स्कोर नहीं हो पाता। तो नॉर्मलाइजेशन इंक्रीज होने के बाद में भी वो कहीं ना कहीं कट ऑफ के आसपास ही पहुंच पाते हैं स्टूडेंट। मेरे साथ भी ये हुआ था, मेरे 140 मार्क्स ही आए थे प्री के पेपर में। और मेंस के बारे में क्या ख्याल है आपका? मेंस के बारे में मतलब इजी शिफ्ट के अंदर और टफ शिफ्ट के अंदर मतलब डिफरेंस है, आपकी लाइफ पर क्या फ़र्क पड़ा है इसका? सर इजी शिफ्ट और टफ शिफ्ट के अंदर इतना ज़्यादा वेरिएशन होना ही नहीं चाहिए। पता नहीं कैसे पेपर बनाते हैं ना, वो तो ठीक है, लेकिन सर देखो जिनकी टफ शिफ्ट रहती है तो उसमें जो स्टूडेंट पढ़ता है वो तो ऑब्वियसली अपने अच्छा स्कोर करेगा। अच्छा स्कोर करने के साथ में नॉर्मलाइजेशन उसके मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ने वाला भी है और उसका इजी शिफ्ट में आ जाए तो मार्क्स तो उसके अच्छे आ जाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको बाकी चीज़ों से वो फ़ायदा नहीं मिल पाता, क्योंकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट और नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट दोनों बराबर हो जाते हैं। इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। पेपर अगर मान लीजिए टफ शिफ्ट में होता है 15-16 में, तो इतना तो मुझे आपको लगता होगा कि आप उसके अंदर 150 नंबर तो आप लोग ला सकते होंगे आराम से। सर मैंने पेपर सॉल्व करके देखा था, मेरे इजीली मार्क्स आ रहे थे उसमें। तो अगर आपके 150 मार्क्स भी आते हैं तो सपोज करिए आपके 70 मार्क्स इंक्रीज होते तो आपके 220 मार्क्स आपके आते। अभी आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं? अभी आपने जो पेपर दिया था 18 वाला, अभी 18 वाला दिया था, उसमें मेरे 400 में से 350 मार्क्स आए थे। नहीं, मैथ्स के अंदर आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं? मैथ्स के अंदर मेरे 184 मार्क्स आए थे। 184 मार्क्स आ रहे हैं यस। आपके। तो चलो, और जब आपका पेपर दिया आपने तो आपको एक बार तो खुशी हुई होगी ना कि मेरे मतलब पेपर बहुत अच्छा अटेम्प्ट हुआ है। ऑब्वियसली सर, मेरा ना मैंने पेपर 15 मिनट पहले ही कर लिया था, और बाकी का थोड़ा उस टाइम पे क्या है थक भी जाते हैं तो फिर थोड़ा मेंटली वो भी हो जाता है, परेशान हो जाते हैं, तो इतना आगे करने का मन भी नहीं किया। और पेपर इतना इजी आया था तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई मतलब इसमें तो सिलेक्शन हो जाएगा, और थोड़ी खुशी तो मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसको एक सीरियस स्टूडेंट के हिसाब से देखा जाए और सिलेक्शन को लेके देखा जाए, जो आजकल इसकी कट ऑफ जा रही है, उस हिसाब से देखा जाए तो ये मेरा ना बहुत ही रोस्ट पेपर था। चलो ठीक है, आपका 19 वाले में तो आपका सिलेक्शन जो है लिस्ट 4 में है, लेकिन अगर आप मान लीजिए आप 2020 का आप लोग पेपर दोगे, सीधी सी बात है, तो उसके अंदर आप क्या चाहते हो कि मेंस के अंदर जो है एग्ज़ाम में क्या सुधार होना चाहिए, प्री के एग्ज़ाम में क्या सुधार होना चाहिए, आपके हिसाब से बताइए एक बार। सर मेरी राय है कि
प्री के पेपर में और मेंस के पेपर में इतना, प्री के पेपर जितनी भी शिफ्ट होती हैं उनमें वेरिएशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और मेंस के पेपर को एक दिन में कंडक्ट करवाना चाहिए, क्योंकि प्री में इतने स्टूडेंट बैठते हैं, उनकी भी तो एग्ज़ाम कंडक्ट होती है ना, और मेंस में तो बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं, तो उनकी एक दिन में एग्ज़ाम ईजिली कंडक्ट कराई जा सकती है, तो इतना वेरिएशन नहीं आएगा। और हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि यूपीएससी की हम लोग बात करते हैं तो यूपीएससी का पेपर जो है आप देखेंगे इसमें लाखों स्टूडेंट बैठते हैं, ठीक है, और उसके अंदर पेपर का लेवल आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लेवल आता है, और उसकी कट ऑफ आज भी मतलब पेपर आपका ऑफलाइन होता है, आप इतना डिजिटल इंडिया होने के बावजूद भी इतना वेरिएशन आ चुका है, ठीक है, मतलब बहुत सारी फैसिलिटी आपकी बढ़ चुकी हैं, और उसके बाद में भी आपका यूपीएससी का पेपर आज भी आपका ऑफलाइन होता है, और कहीं ना कहीं इसका बहुत एक पॉजिटिव वे में हम लोग देखें तो कट ऑफ जो है अभी भी 50% के आसपास रहती है और स्टूडेंट सिलेक्शन ले जाता है। जबकि हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल के अंदर तो आप देखेंगे कि 624 नंबर सीपीटी की गई यहाँ पर, जो आपकी लिस्ट 3 है, लिस्ट 4 को तो हम लोग काउंट करेंगे नहीं क्योंकि वहाँ तो सिलेक्शन आपका होना ही नहीं है, तो 624 हम लोग देखते हैं तो लगभग आपका 84 या 88% के आसपास चला जाएगा। और अगर हम बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की तो 535 से 40 के आसपास कट ऑफ आपकी रह सकती है, तो यानी कि हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि आपका लगभग 90% आपका स्कोर होना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो 90% लाना तो मतलब एक बताइए कि आपके लिए क्या पॉसिबल है, क्योंकि 90% का मतलब होगा कि आपको प्री और मेंस में तो पूरे नंबर लाने पड़ेंगे, तो ये तो अब डिपेंड करेगा स्टूडेंट की, एक तो उस पर लक पर डिपेंड हो गया, मान लीजिए कि उसका पेपर आसान आ रहा है या टफ आ रहा है। चलो हम लोग बात करते हैं कि आपने जो तैयारी करी है अब तक उसमें कौन कौन सी बुक आप लोगों ने फॉलो करी है, तो हम लोग देख लेते हैं एक बार, तो बताइए आपने कौन कौन सी बुक फॉलो की यहाँ पर। सर मैंने इंग्लिश के लिए मिरर ऑफ कॉमन एरर को फॉलो किया है, एमबी पब्लिकेशन को फॉलो किया है ना। इनके पास हम लोग बुक देखते हैं कौन कौन सी बुक की फॉलो करते हैं। अभी सबसे पहले इन्होंने बुक दिखाई है यहाँ पर मिरर ऑफ कॉमन एरर, तो आपके हिसाब से बुक कैसी है वाली? सर मेरे अकॉर्डिंग मैंने तो इसी को फॉलो किया है सर, है ना, और ग्रामर मेरी एक बहुत अच्छी हो गई है इससे, और ग्रामर में क्वेश्चन मतलब 80-90% सही होते हैं, ये उस हिसाब से बहुत ही अच्छी बुक है इंग्लिश के लिए, तो आप ग्रामर के लिए। जो आपने तैयारी स्टार्ट की थी तो आपके इंग्लिश में पहले कितने मार्क्स आते थे आपके? सर मैंने जब पहली बार टेस्ट दिया था तो मेरे 20-25 मार्क्स ही आए थे। कितने मार्क्स आते थे? 50 में से। 50 में से। और अभी अगर आप पेपर देते हो तो अभी आपके कितने मार्क्स आते हैं सीजीएल के अंदर? सर इजीली कैसा भी पेपर हो, थोड़ा कभी कभी हार्ड भी आता है, तो 40+ तो आते ही हैं। तो सीजीएल मेंस में आपका क्या स्कोर आता अभी? सर सीजीएल मेंस में मेरा 17 इंग्लिश के अंदर 170 के आसपास मार्क्स थे। अच्छा, तो इंग्लिश में आपका मतलब काफ़ी अच्छा मार्क्स है, क्योंकि हम देखेंगे कि इस बार पेपर आसान आया था, तो ये कि मतलब फिर भी एक इंग्लिश में नंबर लाना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, लेकिन पेपर आसान था तो स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स आए। तो आपका क्या कहना है, मतलब इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करते हैं हम लोग, बताइए एक बार आपके हिसाब से एक बार। सर देखो इंग्लिश को मैं जिस हिसाब से पढ़ता हूँ मैं उस हिसाब से बताता हूँ। मैं न्यूज़पेपर को फॉलो करता हूँ, द हिंदू, और रीडिंग ज़रूरी है सर। इंग्लिश में अगर मार्क्स इंप्रूव करने हैं तो आपकी रीडिंग होनी चाहिए। आपने जब मेंस का पेपर दिया था फर्स्ट टाइम तो कितने मार्क्स आए थे आपके? सर मेरा ये फर्स्ट मेंस ही था। नहीं, आप लोगों ने जब मॉक टेस्ट लगाते होंगे फर्स्ट टाइम आप हाँ, तो उसमें कितने मार्क्स आपके आए थे? सर मैंने जब पहली बार मेंस का पेपर दिया था मॉक टेस्ट, तो उसमें मेरे 130 135, फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आया तो 160 170 तक पहुंचने लगे मार्क्स। तो और मैथ्स आपने इंग्लिश के अंदर इसके अलावा कौन सी बुक फॉलो करते हैं इसके अलावा? सर इसके अलावा मैंने एमबी पब्लिकेशन की बुक फॉलो की है और नीतू सिंह की बुक की भी मैंने फॉलो की है। अच्छा, तो एमबी पब्लिकेशन तो वैसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स सुना है इसके बारे में कि अगर आपकी मान लीजिए आपके बेसिक क्लियर है तो उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं एमबी पब्लिकेशन के थ्रू तो मतलब आपके लिए काफ़ी हद तक आपके लिए पेपर को सोल्व करना आसान हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं एसएससी के अंदर वो रिपीटेटिव होते हैं आपके। यस इसके बारे में आप क्या कहोगे? यस सर, एमबी बुक में क्या है सर, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर डिपेंड, मतलब जो भी पैटर्न है वो प्रीवियस ईयर पेपर का ही है उसमें, और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, प्रैक्टिस सेट हैं और ग्रामर भी है, और मतलब इजीली जो कंटेंट रिक्वायर्ड होता है सीजीएल के लिए और सीएचएसएल एसएससी के लिए वो सब है सर। तो इसके अलावा आपने इंग्लिश की और कौन सी बुक फॉलो की आपने? सर मैंने मिरर एमबी और नीतू सिंह, इन 3 के अलावा मैंने कोई भी बुक फॉलो नहीं की। मैथ्स के लिए आपने क्या पढ़ा है सर? मैंने मैथ के लिए ऑनलाइन कोर्स परचेज किया था, उसी को फॉलो किया है। अच्छा, तो उसके अलावा आप बुक कौन सी फॉलो करते हो मैथ्स के अंदर? प्रैक्टिस सेट क्लियर करते हो कोई ना कोई? तो सर मैं टेस्ट देता हूँ ऑनलाइन, और जो भी मेरे को मैंने सीजीएल ऑनलाइन
परचेज किया था इसका CGL का, तो उन्होंने जो भी नोट्स वगैरह दिए थे, प्रैक्टिस शीटें दी, उन सभी को फॉलो किया है मैंने, इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो ऑनलाइन आप लोग किस टीचर से आप लोग पढ़ना बेस्ट समझते हैं आप? सर देखो, आपने जो कोर्स लिया था वो कौन से टीचर से लिया था? सर वो तो हर स्टूडेंट का अपना अपना है, जिसको जहाँ पे समझ में आता है वो वहीं का कोर्स परचेज करता है। सर मैंने तो गगन सर को फॉलो किया था। गगन सर बहुत अच्छे हैं, मैंने भी उनकी वीडियो देखी काफ़ी। और उसके अलावा आपके अभिनय सर है, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? नहीं सर, वो ब्रिलियंट टीचर है, वो सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। कभी कभी उनके लेक्चर भी मैं फॉलो करता हूँ। अच्छा, तो उसके अलावा देखो रीजनिंग तो आपको पता है, रीजनिंग सब्जेक्ट वैसे ही बहुत आसान है। Yes, लेकिन उसके अलावा मैं बात करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है आपका जीके का, जीएस का, क्योंकि स्टूडेंट को सबसे बोरिंग लगता है और पढ़ने में उसको जोर आता है, और नंबर भी इसके अंदर बहुत कम आते हैं स्टूडेंट के। तो इसका बताइए कि आपने कैसे तैयार किया आपकी? पहले तो बताइए आपके प्री में कितने नंबर आए थे जीके के अंदर? सर मेरे प्री के अंदर 22 मार्क्स के आसपास ही आए थे। तो हाँ, इतने एवरेज मार्क्स आता है जीके के अंदर। तो Yes, sir. आपने मतलब कौन कौन सी बुक फॉलो की थी? सर मैंने लूसेंट को फॉलो किया, ऑब्वियसली ज़्यादातर स्टूडेंट इसी को फॉलो करते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस लेके थोड़ा नोट्स वोट्स वगैरह बनाए, बस उन्हीं को फॉलो किया था। तो आपने देखा कि इन्होंने सीजीएल का एग्ज़ाम दिया और इन्होंने मतलब कि लिस्ट फोरमैन का नाम आया। तो अगर इनसे पूछते हैं कि एक बार ये कितने साल से यहाँ पर रहेगा तैयारी कर रहे हैं और इनके फैमिली का रिएक्शन क्या रहता है, मतलब किस बैकग्राउंड से हैं, तो इनके बारे में हम लोग बात करते हैं एक बार। सर देखो, मेरे को यहाँ पे प्रिपरेशन करते हुए 2 साल हो गए, है ना, और अभी पेपर्स हैं, अभी डेट तो आ गई है, आप सबको पता ही है, तो अभी उन पे मेरा पूरा फोकस है। और फैमिली बैकग्राउंड से मेरे पापा किसान ही हैं। तो क्या क्या आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है वैसे एक एज ए स्टूडेंट के हिसाब से आपको? सर देखो, लॉन्ग टाइम हो जाता है प्रिपरेशन करते करते, एग्ज़ाम नहीं होते टाइम से, रिजल्ट टाइम। एक मीडियम फैमिली के अंदर आप स्टूडेंट हैं, यस सर। तो उसमें कहीं ना कहीं आपका फैमिली का प्रेशर भी रहता होगा कि आप यहाँ, क्योंकि आप रूम लेकर रहते हो और खाना वाना बनाते हो, तो मतलब काफ़ी आपका कॉस्ट रहता है, क्योंकि आप सिटी के अंदर रहते हैं। यस तो कोचिंग का, ऑनलाइन कोचिंग का, आपके रूम का रहता है, तो मतलब आपकी फैमिली का क्या रहता है रिलेशन वगैरह आपका? सर देखो, अभी प्रिपरेशन करते हुए ज़्यादा टाइम हो जाता है। ज़्यादा टाइम तो क्या सर, एक तो टाइम से रिजल्ट ही नहीं आते, और एक एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में 3-3 साल लग जाते हैं। तो सर फैमिली को ऐसे लगता है कि मतलब ये लोग पढ़ाई पे पूरा फोकस नहीं है, और इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि मुझे पता क्योंकि नहीं सर वो मैं आप किस तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ वो तो आपके लिए पैसे भेजते हैं हर महीने आपके लिए। यस सर, हर महीने मतलब फाइनेंशियल दिक्कत तो आपको पता रहती है, और ऊपर से मेरे पापा किसान हैं, तो मेरे को तो ऑब्वियस रहती है फाइनेंशियल दिक्कत। तो आपने देखा कि मतलब एक स्टूडेंट की लाइफ में कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसे, एक एसएससी एस्पिरेंट को, कि उससे एक तो फैमिली की टेंशन रहती है कि हमें क्योंकि आपको पता है कि सीजीएल के एग्ज़ाम जो होते हैं एसएससी के, ये 3-3 साल तो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करने जाते हैं। और ज्वाइनिंग की बात करें तो मतलब पूरे पंचवर्षीय योजना यहाँ पर एक तरह से बन जाती है आपकी। आप खुद देखेंगे 2019 की वैकेंसी है और अभी तक प्री मेंस और टायर 3 का आपका रिजल्ट आया है। अभी तो आपका लिस्ट जो आपके टायर 4 होता है आपका, सीपीटी और डैश 2 होता है आपका, पहले वो कंडक्ट होगा आपका, उसके बाद में फिर आपका डीवी होगा, फिर उसके बाद में कब इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, कब आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। तो इससे एक जो मीडियम फैमिली का स्टूडेंट है उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फैमिली वाले तो इतने पढ़े लिखे होते नहीं है, क्योंकि वो मैंने जैसे बताया भी आपको कि वो एक किसान फैमिली से हैं, तो उन्हें पता भी नहीं होता है कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब एक एसएससी को भी अपना सिस्टम सुधारना चाहिए और एक टाइम बाउंडेड आपके लिए एग्जाम होना चाहिए, कि जैसे मान लीजिए 2 साल के अंदर कंप्लीट करवाना है आपको पूरी प्रोसेस को। जैसे आप बैंकिंग में देखोगे, बैंकिंग के अंदर फिक्स होता है कि 6 मंथ के अंदर वो पूरा एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवा देते हैं और फटाफट से ज्वाइनिंग भी दे देते हैं। तो मेरी यही राय है। और अगर आप भी कोई भी स्टूडेंट जो आप सेलेक्टेड हैं 2019 के अंदर या 18 के अंदर, और कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि चैनल पर आके अपने जो है एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, तो मुझे मेल पर कर सकता है, मैं उसको अपने हिसाब से बुला लूँगा या फिर उसको मैं मेल कर रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि आपके फ्रेंड वगैरह है उनको भी थोड़ा पता लगे कि एसएससी की तैयारी करने में क्या क्या आपको समस्या को सामना करना पड़ता है और कैसे कैसे आपको फॉलो करना होता है, कौन सी बुक आपको पढ़नी होती है। तो मैंने सब हम लोगों ने आज बात की थी यहाँ पर। तो फिर मिलते हैं अगले स्टूडेंट के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।